सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन होती क्या है और कैसे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है किसी भी दो पॉइंट्स को टच करती हुई अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है, दैट इज नोन एज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से जितना स्ट्रेच करना चाहो उतना स्ट्रेच कर सकते हो। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है, उस एंगल की अगर हम tan की वैल्यू ले ले, एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, उस एंगल की अगर हम tan की वैल्यू ले लें तो ये जो वैल्यू होती है tan थीटा की, दिस गिव्स अस द स्लोप ऑफ द लाइन। ये हमको क्या देता है? लाइन का स्लोप देता है। तो स्लोप आपको पता है, स्लोप का मतलब होता है बेसिकली कितना तिरछा है। जैसे आपके घर के बाहर जब हम लोग गाड़ी निकालते हैं, स्कूटी निकालते हैं, बाइक निकालते हैं, तो स्लोप सा बना रहता है जो नाली के ऊपर से जा रहा होता है। तो वो स्लोप क्या होता है? एक ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट बोले तो एक टेपरिंग सरफेस होता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, उसी से आप समझ सकते हैं स्लोप के बारे में। सो स्ट्रेट लाइन का स्लोप का जो फॉर्मूला होता है दैट इज tan थीटा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, आईसीएससी वाले, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा है। अच्छा, ये जो स्लोप होती है tan थीटा वाली जो चीज होती है, इसको हम लोग एक और फॉर्मूले से भी निकालते हैं। सो स्लोप का एक फॉर्मूला तो होता है tan थीटा, एक फॉर्मूला और होता है इसमें, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है इस पर्टिकुलर स्लोप का। तो स्लोप के दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, एक तो हो गया tan थीटा, अगर हमको थीटा दिया है उसके टर्म्स में हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमको कोई दो पॉइंट्स दिए हैं, जिन दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, लेट्स से ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, मतलब यहां से अगर गिराएं तो ये इसकी वैल्यू आ रही है x1 और इसकी वैल्यू आ रही है y1। एक दूसरा पॉइंट है, लेट्स से ये x2 y2, ये पॉइंट है x2 y2। तो अगर हमको दो पॉइंट्स दिए हैं और हमको लाइन का स्लोप निकालना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमको एंगल दिया हुआ है तो एंगल के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो स्लोप वाली बेसिक चीज क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? यस और नो जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है। सो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास शुरुआत में, चिंटू चिंटू आसान आसान, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जो पास कर रही है दो पॉइंट से 3, -2 एंड -1, 4। एक लाइन का स्लोप बताना है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, 3, -2 एंड -1, 4। बताइए इसका स्लोप क्या आएगा? क्या आ रहा है? 3/2 सार्थक का आ रहा है, बाकी लोग बताइए। यही आ रहा है, -3/2 आ रहा है। चलिए देख लेते क्या आ रहा है। सो m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक। तो इस पर अगर हम वैल्यू रखें, y2 इज 4 माइनस y1 दैट इज -2 अपॉन x2 -1 -3। तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 अपॉन -4 दैट इज -3/2। सो द आंसर इज -3/2, ना कि 3/2। -3/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने इसको x1 y1 लिया है, इसको x2 y2 लिया है, अगर हम इसको x2 y2 ले लें, इसको x1 y1 ले लें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको x1 y1 लो, इसको x2 y2 लो, तो भी आंसर यही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3, -2 व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 3, 4। इस लाइन का स्लोप बताइए क्या आएगा?
कितना 6 आ रहा है। बाकी लोग बताइए भाई, सार्थक निष्ठा क्या आ रहा है? m की जो वैल्यू होती है दैट इज अगेन y2 minus y1 upon x2 minus x1. If this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. So y2 minus y1, 4 minus minus 2 divided by 3 minus 3, 6 upon 0. 6 upon 0 6 नहीं होता भाई, 6 upon 1 जो होता है वो 6 होता है. Something upon 0 is always not defined. इसका आंसर आएगा not defined. अब ये नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, अब समझिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे x की दोनों x हैं, दोनों एक्सेस की वैल्यू सेम है, ठीक. अगर x की वैल्यू सेम है तो समझिए लेट्स से ये है x1 x2 x3, ठीक है. तो x की वैल्यू एक जगह है 3, -2 और एक जगह 3, 4. सो लेट्स से ये पॉइंट है 3, 4 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा लेट्स से 3, -2. ऐसे कोई पॉइंट होगा अगर आप ग्राफ पे इसको ड्रॉ करेंगे. तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जाएगी वो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, सीधी लाइन आएगी. अब ये जो सीधी लाइन है ये क्या है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यस और नो. इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री. अब स्लोप मैंने बताया tan थीटा की वैल्यू के बराबर होता है, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए इसका आंसर आ रहा है नॉट डिफाइंड. ठीक है, क्योंकि tan 90 इज नॉट डिफाइंड. तो अगर किसी भी दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है और दोनों के x की वैल्यू सेम है, x कोऑर्डिनेट यहां पे भी और x कोऑर्डिनेट यहां पे भी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो जो उसकी स्लोप होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी. ठीक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस. तो ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा जो इस क्वेश्चन से आपने समझा. ठीक, आगे देख कैसे निकालेंगे भाई, tan 150 करेंगे इसको. tan 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 30, और tan साइन के सामने कभी भी 180 आता है तो tan tan में ही रहता है, तो ये हो जाएगा क्या, tan 30 डिग्री. क्वाड्रेंट चेक करेंगे, सो 180 माइनस 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस tan 30. tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3. tan 30 की वैल्यू होती है √3, तो आंसर आ जाएगा माइनस √3. आंसर विल बी माइनस √3. सॉरी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सही तो बोला था, 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3. पहला क्वाड्रेंट होता है बेटा 0 से 90, फिर 90 से 180, सबके बीच में 90 90 का गैप होता है, सब परपेंडिकुलर होते हैं ना आपस में, फिर 270, फिर 360 एंड सो ऑन. ठीक है, -1/√3, करेक्ट, -1/√3, -1/√3 इज द राइट. 10, ऑल स्टूडेंट्स टेक कोकेन. अरे तुम लोग की भाषा में, ऐड शुगर टू कॉफी. ऑल, साइन, साइन का उल्टा कोसेक, टैन, टैन का उल्टा कॉट, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर होगा, इजी है, ये सारे सवाल बच्चों वाले हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन which is passing through 2 points A and B, जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, -2, -4, 3. of the line passing through origin, and the midpoint
of the line segment joining the points joining the points 0, -4, 8, 0. And the midpoint of the line segment joining the point 0, -4 and 8, 0. करिए, इसको कर लेंगे आप। मिड पॉइंट निकालना आता है, 10वीं क्लास में सीखे थे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना? x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये फॉर्मूला होता था मिड पॉइंट में। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लो। ओरिजिन आपको पता ही है क्या होता है, 2 पॉइंट्स पता चल गया, y2 - y1 x2 - x1 करके इनका स्लोप निकाल लो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब 0, 0 से पास हो रही है, और इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो मिड पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे मिड पॉइंट निकालने के लिए? ये तरीका है। मिड पॉइंट मिल जाएगा 0, 0, 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट मिलने के बाद y2 - y1 x2 - x1 करोगे तो क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। निकालो, बताइए क्या आएगा। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लो। ओरिजिन आपको पता ही है क्या होता है, 2 पॉइंट्स पता चल गया, y2 - y1 x2 - x1 करके इनका स्लोप निकाल लो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब 0, 0 से पास हो रही है, और इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो मिड पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे मिड पॉइंट निकालने के लिए? ये तरीका है। मिड पॉइंट मिल जाएगा 0, 0, 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट मिलने के बाद y2 - y1 x2 - x1 So -1/2 is the slope of this. Determine x. x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है such that a line passing through these 2 points makes an angle of 135 degree with the positive x axis.
यानी इंक्लिनेशन दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x की वैल्यू निकालनी है। हाँ, 2 पॉइंट्स दिए हैं, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, और उसका इंक्लिनेशन 135 डिग्री है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमाइन x। सो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और जो 135 डिग्री का इंक्लिनेशन है, तो मतलब उसका स्लोप सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। स्लोप बराबर होता है tan थीटा के। सो tan 135 की वैल्यू, 135 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 180 minus 45 which is equals to minus tan 45 which is equals to -1। तो ये -1 की वैल्यू के बराबर होता है। इससे एक पहले क्वेश्चन में भी ये वाली वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, वहां -1 से tan 135 तक पहुंचे थे। अब हमको ये स्लोप की वैल्यू पता चल गई है। अब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू रख देते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले से, which is y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। सो लेट्स से ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सो y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। बस इक्वेशन बन गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 5 3 8 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 के बराबर। यही कह रहे थे क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ गई 10 के बराबर। ठीक है, सो ये फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ स्लोप पे ही दिए हुए हैं और बहुत ही इजीली यहाँ पे स्लोप निकाला जा सकता है इनके बीच में, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स से एक ये लाइन है L1 जिसका स्लोप है M1, एक ये लाइन है L2 जिसका स्लोप है M2। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, अगर ये हमको निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे। ठीक, सो दो लाइन दी है L1 L2, L1 का स्लोप M1 मान लिया, L2 का स्लोप M2 मान लिया। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है अगर वो हमको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक बहुत छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इसमें भर के फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले ही बेसिकली आपको याद रखने हैं अगर आपको आंसर्स निकालने हैं यहाँ पे। तो ये सारे फॉर्मूलेज अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो दो लाइंस जिनका स्लोप हमको पता है उनके बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये M1 M2 क्या पता है ना, स्लोप ऑफ द लाइंस। ठीक है, इन दोनों लाइंस का स्लोप। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा ऐसे मॉड में लिख देते हैं, ऐसे मॉड में। सो मॉड का मतलब क्या है कि जो अंदर की वैल्यू ले रहे हैं वो हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अंदर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि अगर M1 छोटा है M2 बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा, M1 बड़ा है M2 छोटा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो किसको M1 लेंगे किसको M2 लेंगे, यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। आप इस वाली लाइन को L1 ले लो, M1 ले लो, इस वाली लाइन को L2 ले लो, M2 ले लो, तो वहां पे आंसर में नेगेटिव साइन का चेंज होगा। इसलिए हम लोग इसमें मॉड लगा देते हैं ताकि कोई भी साइन का डिफरेंस ना आए, कैसे भी सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद यहां से निकल के आता है अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन इन दैट केस इनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखिए समझने वाली बात है। सो लेट्स से ये लाइन है L1, ये एंगल बना रही है थीटा, एक ये दूसरी लाइन है L2। तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यस और नो। दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल की जो tan थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज स्लोप, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
सो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू -1। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के। एंगल बिटवीन टू लाइंस is π/4 and the slope of first line is 1/2. Find the slope of the other. Find 4 यानी tan π/4 is equals to modulus of फर्स्ट लाइन का स्लोप दिया है हाफ के बराबर, सेकेंड लाइन का स्लोप नहीं दिया, तो सेकेंड लाइन के स्लोप को हम लोग मान लेते हैं लेट्स से m। तो ये हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होगा यस और नो। ठीक, अब देखो इस मॉड्यूलस का मतलब क्या है। मॉड्यूलस का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हो ऐसा सकता है कि अंदर जो पार्ट है हो सकता है हाफ माइनस एम करे तो नेगेटिव भी आ सकता है, हाफ माइनस एम करे तो पॉजिटिव भी आ सकता है। मतलब यहां से दो केसेस बन सकते हैं, तो आपको ये दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। कौन कौन से केसेस? एक केस में ये पूरा नेगेटिव है, अगर ये पूरा नेगेटिव है tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर ये पूरा नेगेटिव है तो यहां से आ जाएगा -1 इज इक्वल टू हाफ माइनस एम अपॉन 1 प्लस हाफ एम। और दूसरा केस क्या आ सकता है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में 1 इज इक्वल टू हाफ माइनस एम अपॉन 1 प्लस हाफ एम। तो ये दो केसेस बन सकते हैं, नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी। आपको ये दोनों केसेस साथ में लेके चलने पड़ेंगे। तो अगर नेगेटिव का केस है तो यहां से m की वैल्यू निकालो, और अगर पॉजिटिव का केस है तो यहां से m की वैल्यू निकालो। ये दोनों वैल्यूज निकाल के अभी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बेटा अभी आवाज आई? निष्ठा, सार्थक, चलो बढ़िया है, बधाई हो। तो मैं ये पूछ रहा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था स्ट्रेट लाइंस में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर ली थी। लास्ट जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी स्ट्रेट लाइन की वो ये वाली फॉर्म बताई थी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p, जहां पे एक स्ट्रेट लाइन है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन p दिया हुआ है, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन थी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। ये वाली लास्ट लिखवाई थी, यहां तक कराया था। गुड इवनिंग रोशन, बड़े दिनों बाद। हाँ जी, यहां तक कर लिया था हम लोगों ने। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, क्या ये कर लिया था हम लोगों ने? ये वाला फॉर्म तुम लोगों को लास्ट बता दिया था, पन्ने पलट के देख लो। यस, ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करने थे। ये जो क्वेश्चंस थे ये इंटरसेप्ट फॉर्म में थे। एक इंटरसेप्ट फॉर्म आपको बताया था। इंटरसेप्ट फॉर्म को जिस तरीके से होता है कि अगर एक लाइन है which is making an intercept of a on x axis, b on y axis, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है that is given by x by a plus y by b is equals to 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है दिस पॉइंट इज a, 0, और ये वाला जो पॉइंट होता है दिस पॉइंट इज 0, b। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बता दिया था। ठीक, तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो हम लोगों ने बताई थी। इसके बाद जो फॉर्मेट आता है वो ये वाला फॉर्मेट आता है। ये वाले फॉर्मेट के बेसिस पे इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि कैसे होगा और क्या होगा। पॉइंट पी एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेसेस। लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेसेस। एक्सेसेस का मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, प्लूरल एक्सेसेस होता है। बिटवीन द एक्सेसेस
डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो ये जो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, ये इस लाइन को 1:2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है। कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है जिसपे पॉइंट P लाई कर रहा है, जो इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो लाइन होती है, एक आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है कि अगर एक लाइन है, ये पॉइंट है A, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, एक पॉइंट C बीच में इस लाइन को ब्रेक कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m:n इंटरनली। तो अगर C एक पॉइंट इस लाइन को इंटरनली m:n के रेशियो में अगर ब्रेक कर रहा है, तो C का जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज गिवन बाय m इंटू उल्टा वाला x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज गिवन बाय m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्या ये चीज आपको याद है? क्लास 10 में आपने पढ़ी थी। ठीक, यही बेसिक वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे समझिएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है P, ये इसको 1:2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो लेट्स से इस पॉइंट को, ये जो यहाँ पे इंटरसेप्ट है ये A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा 0,B, ये पॉइंट हो जाएगा A,0। सो अगर यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएं और H की वैल्यू निकालें, तो H की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू A अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई 2/3A, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से कि A इज इक्वल्स टू 3/2H। सिमिलरली अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकाले पॉइंट P का, तो y कोऑर्डिनेट बराबर होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू B अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो यहाँ से B की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3K के बराबर। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है A और B, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे हमको A और B जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये हमने खुद सपोज करके लिए थे, तो हम अपना आंसर A और B के टर्म्स में नहीं रख सकते। हमारा आंसर H और K के टर्म्स में आना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन था। तो इस हिसाब से हमारा जो H, जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, उसमें A की जगह हम रखेंगे 3/2H, ये हो गया x अपॉन 3/2H प्लस y अपॉन 3K इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x/3h प्लस y/3K इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? दिव्यांश, ये क्वेश्चन कभी किया था तुमने? नहीं किया था? पंटाम मारेंगे, पिछली क्लास में कराए थे। हाँ, तो तुमने खुद से नहीं किया तो कब करोगे? कहा था जब घर पे जाके कर लिया करो खुद से सारे क्वेश्चन, जब करोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose perpendicular distance from the origin, whose perpendicular distance from the origin is 4 units and given tan alpha is equals to 5/12, where alpha is the angle between positive x-axis and the perpendicular line। तो यहां पे कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 4 यूनिट्स के बराबर दिया है, और यहाँ पे जो ये लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल अल्फा, इसके टैन अल्फा की वैल्यू दी है। ये एंगल अल्फा है और इसके टैन अल्फा की वैल्यू दी है 5/12 के बराबर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये
इक्वेशन निकालने के लिए हमको कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो हमको दिया है क्वेश्चन में वो दिया है टैन अल्फा। तो अब ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। अगर वो निकल जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी। इसको निकालने के लिए, क्योंकि टैन अल्फा पॉजिटिव दिया है, टैन अल्फा दिया है 5/12 पॉजिटिव है। टैन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई बता सकता है? टैन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? हाँ यशी, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। टैन थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि अगर टैन अल्फा 5/12 के बराबर है तो ये जो एंगल अल्फा है या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, तो यहां पे हम दो केसेस बना के चलेंगे, केस फर्स्ट, अल्फा जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 के बीच में है। केस टू, अल्फा जो आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी 180 से 270 के बीच में। ठीक, क्योंकि इन्हीं दोनों में टैन पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों में से कहां है ये एग्जैक्टली हमको नहीं पता, तो हम दोनों के टर्म्स में आंसर देंगे। ठीक, अब देखिए, अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो टैन अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 5/12। अगर हमको टैन अल्फा पता है, क्या यहां से हम साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल सकते हैं? बताइए। अगर टैन अल्फा की वैल्यू 5/12 दिया है इस क्वेश्चन को, सो टैन अल्फा की वैल्यू दी है, टैन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला साइड कितना आ जाएगा? 13। तो ट्राइंगल बना के यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन अल्फा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 5/13। और कॉस अल्फा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 12/13। साइन अल्फा कॉस अल्फा पता चल गया। अब यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना चिंटू हो गया। कैसे चिंटू हो गया? इक्वेशन हो जाएगी डायरेक्टली यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी x कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 12/13 प्लस y साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5/13y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है? 4। ठीक, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ये 13 इधर चला जाएगा एलसीएम लेने पे, तो इक्वेशन आ जाएगी 12x प्लस 5y इक्वल्स टू 52। ये आ गई हमारी इक्वेशन जब हमने ये माना कि हमारा अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। सिमिलरली जब अल्फा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी टैन अल्फा पॉजिटिव होता है, तो टैन अल्फा आ गया 5/12 के बराबर। यहां से हम लोग साइन अल्फा और कॉस अल्फा अगर निकालेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/13। कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 12/13। अब ये बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और टैन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस हिसाब से अगर इसकी वैल्यू अब यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई -12/13 x माइनस 5/13 y इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है? 4 के बराबर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा -12x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 52। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। इसका मतलब है यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, दो लाइनें ऐसी बन सकती हैं जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करें, जिसका 4 डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन और passing through the point, a straight line passing through the point P, passing through the point A, -1, 2 has inclination pi/3, has inclination pi/3 and intersects the line
x plus y equals to 5 at P, find AP। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है थ्रू द पॉइंट A -1, 2, जिसका इंक्लिनेशन दिया है π/3, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है जिसकी इक्वेशन है x plus y equals to 5 एट पॉइंट P। कह रहा है फाइंड AP, AP निकालना है। ठीक, सो इसका किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए समझ सकते हैं कुछ ऐसे। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट्स से ये एक लाइन है, ये पॉइंट A से पास हो रही है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 2, और इसका जो इंक्लिनेशन है, मतलब जो ये एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये π/3 है। ये एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है जिस लाइन की इक्वेशन है x plus y equals to 5, एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को बोला है P। कह रहे हैं AP की वैल्यू बताइए, फाइंड AP। AP का मतलब हो गया ये डिस्टेंस निकालना है हम। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए बचपन में आपने एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, याद है वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बचपन में जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, दो पॉइंट जिनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट ए का तो हमको कोऑर्डिनेट पता है -1, 2 है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट नहीं पता। सो लेट्स से हम लोग पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ले लें x1, y1। अगर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लें तो हमको अब ये पॉइंट पी निकालना है। अगर पॉइंट पी निकाल लेंगे, दोनों पॉइंट्स पता चल जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं? तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको ये वाली लाइन की इक्वेशन पता है। अगर हम इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो हम दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे पॉइंट्स कर सकते हैं? सो ये जो पॉइंट पी है ये इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है। अगर हमको दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने हैं तो बचपन में 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। उसमें हम लोग दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते थे, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे। क्लास 10 में पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10 में पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब भूल गए बेटा तुम लोग। कॉन्फिडेंस बोल पढ़ा था, घंटा याद नहीं आ रहा तुम लोगों को। तो उसमें हम लोग दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे और एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे। वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती थी वो बेसिकली यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था। मतलब अगर हमको इस लाइन की इक्वेशन पता है, हमको इस लाइन की इक्वेशन पता है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो ये वाले पॉइंट की वैल्यू आएगी। हमको इस वाली लाइन की इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, हमको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको पॉइंट पता है और हमको एंगल पता है। अगर हमको एंगल पता है, क्या हम इस लाइन का, लेट्स से इस लाइन को बोल लें L1 और इस लाइन को बोल लें L2, तो क्या हम L1 का स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ L1, क्या हम लोग L1 का स्लोप निकाल सकते हैं? ऐश्वी, L1 का स्लोप निकाल सकते हैं? दिव्यांश, L1 का स्लोप कैसे निकालेंगे? पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो बेटा। सैटरडे को पीएनसी का टेस्ट है, अगर वो तो देखो तो समझ में आएगा ना, जब देंगे तो पता चलेगा। एक लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/3 का एंगल बना रही है, इसका स्लोप जो होता है दैट इज गिवन बाय tan π/3। tan थीटा जो होता है वो स्लोप देता है, तो tan π/3 करेंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, तुम ही लोग से पूछ रहे हो, 10वीं क्लास पास करके आए हो ना तुम लोग। 1/√3 होती है tan 60 की वैल्यू, √3 होती है। हाँ, सिट्टी बिट्टी घूमे भाई सबको, ना 10वीं आती है ना 11वीं आती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक,
इस लाइन का स्लोप हमको पता चल गया, लाइन L1 का स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें हमको एक पॉइंट पता है जिस पॉइंट से पास हो रही है, और हमको उसका स्लोप पता है। तो स्लोप तो हमने यहाँ निकाल लिया, 10π/3 करके √3 आ गया। इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1, y1 पॉइंट है 2 इज इक्वल्स टू m दैट इज √3 x माइनस x1, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। तो यहां से इसकी इक्वेशन को अगर हम निकालें तो यह आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू √3x प्लस √3, √3x को इधर ले आएंगे, सो y माइनस √3x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन L1, यानी ये वाली जो लाइन L1 है इसकी इक्वेशन पता चल गई। ये वाली जो लाइन L2 है इसकी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। अभी हमको निकालने हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट P, जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। ये जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो हमने माना है x1 y1, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन दी है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए और बताइए x और y की वैल्यू क्या आ रही है। 10वीं में कर चुके हो। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सॉल्व करके तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको हमको कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां से स्लोप निकालना है और यहां से y एक तरफ करेंगे, बाकी y इंटरसेप्ट 4 निकाल के बताइए क्या है। 3y इज इक्वल टू 12 2x माइनस 5 को कन्वर्ट y के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3x माइनस 5/3। 6 का स्क्वायर 36 है, या y इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये जो माइनस 5/3 है, ये आपको क्या दे रहा है 6 2 12। इसको हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहां से स्लोप निकालना है और यहां से इसी के जैसा एक और क्वेश्चन y इंटरसेप्ट स्क्वायर प्लस 20 निकाल के बताइए। इक्वेशन ऑफ लाइन दी है x प्लस √3y 36 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। 48 प्लस 12 करेंगे x प्लस √3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 60 प्लस 4 फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन माइनस फाइंड द 16 इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन का मतलब समझते हो, इसका अंडर रूट है क्या। अब इसके अंडर रूट में अगर 4 कॉमन ले लें, करेक्ट, थीटा फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले रूट में, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ स्लोप है 2/16। सबसे पहले स्लोप फाइंड करो, फिर उसको tan थीटा के बराबर रख दो और फिर थीटा की 16 कॉमन ले लेना। 16 अगर स्लोप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो 4 टाइम्स आ रही है माइनस y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली करके निकाल के बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 30 डिग्री रूट नहीं 30 नहीं आ रहा 4 माइनस फिर चेक करो √3, ये आंसर आ जाएगा 4 माइनस √3 का टोटल का रूट। सही है। स्लोप है 2/3, ओके, y इंटरसेप्ट है -5/3 और इक्वेशन क्या आ रही है y इज इक्वल टू mx प्लस। हाँ भाई आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है कि नहीं आया। यस सर के बाद तुम लोग भी गायब हो गए लग रहा है। 150 डिग्री करेक्ट। सो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, y एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। y के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3x। हाँ भाई आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है 3। तो ये ठीक है, यस सर के बाद दे रहा है, ये जो -5/3 है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, y के जैसा एक और बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन दी है इक्वल्स टू x प्लस √3y, y के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3x माइनस 5 x प्लस √3y प्लस 7 ये जो 2/3 है, ये आपको फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब इसके बाद देखिए 5/3 है, या इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रिड्यूसिबल फॉर्म आता है। इंक्लिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो आता है क्या, वो आता है रिड्यूसिबल। इसी के जैसा एक और थीटा फाइंड करना है, करेक्ट। थीटा फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है, रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होता है ये समझो। x प्लस रिड्यूसिबल फॉर्म में सबसे पहले हमको ये बताया गया है कि उसको tan थीटा के बराबर रखिए, लाइन थीटा की वैल्यू इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस स्लोप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। वो लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्मेट में है 2x इंक्लिनेशन ऑफ dy इंक्लिनेशन का मतलब समझते हो, इज इक्वल्स टू 4 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। थीटा फाइंड साइमल्टेनियसली सॉल्व थीटा फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक। अब इसमें क्या है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आए हैं, एज अ रिजल्ट उसको tan थीटा के बराबर फॉर्मेट में थीटा की वैल्यू निकाल, ठीक। अब अगर हमको एक लाइन की इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी है,
हमको इस लाइन की इक्वेशन करके को निकाल के रिड्यूस बताइए क्या करना है अलग अलग फॉर्मेट में। 30 डिग्री कैसे उसको रिड्यूस नहीं, 30 करेंगे नहीं आ ये रहा। यहाँ पे समझने का 150 जरूरत है। डिग्री करेक्ट। तो जो पहली फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाई है और आपने पढ़ी भी है बचपन में, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे m क्या होता है? दिव्यांश आ क्या गया? होता है यहाँ पे m? नहीं आया? सबसे पहले इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में क्या होता है? कन्वर्ट करेंगे तो फिर से √3y को इधर किया, Slope, बाकी सबको उधर slope किया, of the line। माइनस C क्या होता है? -7, तो y हो जाएगा माइनस एक्स 150 बाई डिग्री, √3 correct। माइनस 7 बाय Y √3। Y यहाँ पे ये जो माइनस 1 अपॉन √3 आ रहा है, ये स्लोप आ रही है ठीक। लाइन की। m जो होता है वो किसके स्लोप बराबर होता है, होता है? c जो होता है वो tan थीटा। tan intercept। थीटा किसके बराबर है? अगर हमको इस Minus इक्वेशन को 1 इस upon इक्वेशन में √3। कन्वर्ट करना है, ठीक। कैसे कर सकते हैं? अब तो इस tan equation की में वैल्यू देखिए 1 बाय सबसे √3 unique बात ये है कि किसमें y मिलती एक है? तरफ है, बाकी 30 सब डिग्री एक पे। तरफ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेकिन ये क्या है? y वाले Negative टर्म को sign एक के तरफ साथ है, रखते हैं, तो बाकी tan सबको थीटा एक तरफ कर देते हैं। इज इक्वल्स टू माइनस tan अगर by को ये छोड़ दिया 6 ये किसके बराबर हो जाएगा? बोलो या 30 माइनस डिग्री बोलो, ax एक ही बात। माइनस ठीक? अब tan C। नेगेटिव, अब यहाँ पे y का जो किस कोफिशिएंट है क्वाड्रेंट वो में किसके होता है? बराबर है? tan नेगेटिव होता 1 है के बराबर है। सेकंड ठीक? क्वाड्रेंट में। यहाँ पे y के and कोफिशिएंट में कुछ दिया फोर्थ है। क्वाड्रेंट इसके में। तो कोफिशिएंट आप को उसको हटाने सेकंड के लिए क्या क्वाड्रेंट कर के देंगे? हिसाब से पूरी निकालिए, equation को, क्योंकि ये जो B एंगल से लेते divide हैं कर हम लोग दें। वो 0 से पूरी 180 equation को B के से बीच में डिवाइड कर लेते हैं। दें, या तो तो ये फर्स्ट भी B क्वाड्रेंट से में या डिवाइड हो सेकंड जाएगा। क्वाड्रेंट। ये tan tan नेगेटिव आ रहा है, तो B से यानी हम divide इस यहाँ से आ जाएगा एंगल y को is अगर equals to सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस a सेकंड बाई क्वाड्रेंट में x अगर कन्वर्ट माइनस कर दे तो हमारी C वैल्यू बाय मिल जाएगी हमें। b। यहाँ पे तो tan c को अगर कांस्टेंट सेकंड है, क्वाड्रेंट में लिखना b है y का तो उसको हम लोग कोफिशिएंट लिख है सकते हैं और minus a tan 30 x का बताता हूँ तो आपको इजीली समझ में ठीक? आएगा। अब इस तो इसको इक्वेशन कैसे को कर अगर आप सकते हैं? देखें सेकंड क्वाड्रेंट इस में तो इसको लिख इक्वेशन सकते में हैं ये जो tan माइनस a अपॉन b है 180 इसको इससे अगर कंपेयर करें तो आपको पता minus चल जाएगा कि जो 30 m की वैल्यू है क्योंकि tan वो माइनस पाई a अपॉन b माइनस के थीटा बराबर इज है इक्वल टू और माइनस c tan कांस्टेंट है, ठीक? इसकी वैल्यू माइनस किसके tan बराबर 30 है? को लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, तो C कितना आ upon जाएगा? b। tan 150। तो अगर आपको यहाँ एक से आ गया लाइन tan की थीटा इक्वेशन दी हुई है जो इस फॉर्मेट is में equals दी है, to tan आपसे कह रहा है कि 150 इस डिग्री, फॉर्मेट में उसे थीटा कन्वर्ट की करो, वैल्यू कितनी आ गई? तो वहां से आप डायरेक्टली लिख आ सकते गया? हो कि m की ये जो वैल्यू कन्वर्जन था ये x हमने का trigonometry में कोफिशिएंट सीखा था। अपॉन y का सबसे पहले इसको इसको y is equal to थीटा का x वैल्यू से निकालना कन्वर्ट था, करेंगे और जो y इक्वेशन इनटू निकालना था y हमने इधर से इधर से बाकी सबको उधर माइनस माइनस यानी जो कांस्टेंट है उसके उसके बाद बाद जो नेक्स्ट टाइप टाइप ऑफ ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन y आता का है कोफिशिएंट उसमें फिर से वही है, हमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हो √3। अब यहाँ पे ये जो माइनस 1 अपॉन √3 आ रहा है, ये स्लोप आ रही है लाइन इसको की। हमको इंटरसेप्ट किसके फॉर्म बराबर में होता है? कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा पढ़ा था, किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस b इज इक्वल दिया है टू √3। सबसे पहले इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट tan की वैल्यू 1 बाय ध्यान √3 से इसलिए समझिए, y को इधर यही दिया, है, बाकी सब 30 डिग्री में माइनस x। ठीक। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ रहा है? y हो जाएगा x के नीचे कुछ आ रहा है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन b है और राइट साइड में y y बाय राइट साइड जो में माइनस 1 अपॉन √3 आ रहा है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड जो पे किसके बराबर tan होता है? नेगेटिव tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर किस quadrant में होता है? तो tan negative होता है, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में अब राइट साइड में 1 आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट tan की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे? हिसाब से इसको लिखने मिलती है जो एंगल समझते हैं हम लोग आगे वाले, तो हमको माइनस क्या है? नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan tan माइनस c से डिवाइड tan नेगेटिव आ रहा है तो माइनस एंगल को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 2 में एज अ रिजल्ट ये क्या बन गया? ये बन गया कन्वर्ट x कर दो अपॉन तो हमारी वैल्यू में माइनस c tan नेगेटिव नेगेटिव अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है किस क्वाड्रेंट में होता है? माइनस tan नेगेटिव होता है, बताता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंड तो इसको कैसे ये जो सकते a हैं? ऊपर लिखा था सेकंड इस क्वाड्रेंट में ऊपर वाले को हम क्योंकि नीचे जो जो एंगल एंगल लेते लेते हैं हैं हम उसको लिख सकते हैं माइनस c अपॉन a, माइनस क्योंकि जब रेसिप्रोकल करेंगे तो a ऊपर ही क्योंकि चला tan tan reciprocal पाई करेंगे यानी माइनस हम थीटा ये इज इक्वल टू एंगल को नहीं अगर लिखे सेकंड दिया क्वाड्रेंट में क्योंकि स्टैंडर्ड माइनस इक्वेशन tan में थीटा क्या के ज्ञान आगे 180 convert माइनस कर दे, कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर में tan 150 डिग्री। तो tan tan को अगर सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में में लिखना है माइनस c तो हम लोग अपॉन लिख सकते हैं क्या माइनस दर्शा रहा है? ये क्या tan रिप्रेजेंट कर रहा है? 150 डिग्री ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको कैसे कर सकते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसको लिख सकते हैं tan, ये जो कन्वर्जन था ये हमने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया। में सीखा ये वाला। इसके बेसिस पे एक ठीक, क्वेश्चन माइनस थीटा का ये वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है tan tan इक्वेशन पाई दिया माइनस है थीटा इज इक्वल टू माइनस tan। इसके बाद जो नेक्स्ट minus टाइप tan ऑफ थीटा क्वेश्चन आपको ये tan स्टैंडर्ड minus इक्वेशन थीटा कह रहा है कितना तो जाएगा? स्टैंडर्ड tan बताइए tan ये क्या है plus और यहाँ नो से आगे इंटरसेप्ट tan y थीटा इंटरसेप्ट क्या है और x इंटरसेप्ट plus c equals to x इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? माइनस कांस्टेंट अपॉन थीटा की वैल्यू x हमने पढ़ा था। y इंटरसेप्ट x क्या होगा? y माइनस plus y कांस्टेंट जो अपॉन कन्वर्जन था ये हमने slope ट्रिग्नोमेट्री में सीखा तो या तो इसको याद कर लो इंटरसेप्ट फॉर्म थीटा का का या वैल्यू फिर क्या क्या करते हैं इंक्लिनेशन निकालना समझिएगा बस ये इंक्लिनेशन सब याद करना बेकार है ठीक वैसे भी 1.5 इसके बाद इसको हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन x के नीचे कन्वर्ट कुछ आ रहा करते है, हैं यहाँ यहाँ से से slope स्लोप को स्टैंडर्ड solve इक्वेशन करना सॉल्व करने के लिए क्या करना है? कांस्टेंट को राइट साइड में निकाल के बताइए क्या है। कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव ये क्या हो गया? उसी से हमने पढ़ा था पूरी इक्वेशन को प्लस डिवाइड y कर प्लस y वहां से आप अपॉन equals b to माइनस
अब राइट साइड में इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने इसको वन बनाने के लिए क्या करेंगे और आगे जाएगा। फिर उसके बाद हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, x के नीचे कुछ आ रहा है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1/b है और राइट साइड में 1 आ रहा है। तो राइट साइड में जो 1 आ रहा है, एज अ रिजल्ट ये क्या बच गया, ये बन गया जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड में माइनस सी अपॉन ए ये क्या हो गया, प्लस वाई अपॉन प्लस by माइनस सी अपॉन बी। इसके क्वेश्चंस में आपको और अब राइट साइड में 1 आ रहा है, ये जो a ऊपर वन बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम नीचे भी डिवाइड जा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस, तो हमको माइनस, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करेंगे तो a ऊपर ही चला जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस सी से डिवाइड। ऊपर क्यों नहीं लिखे रहने दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में x के आगे 1 लिखा हुआ है, x अपॉन लिखा है डिनोमिनेटर माइनस सी अपॉन a। तो ये जो y अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस सी बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो a ऊपर लिखा था, इस a ऊपर वाले को हम नीचे भी ले जा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस सी अपॉन a, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिप्रोकल करेंगे तो b कर रहा है। ऊपर क्यों नहीं लिखे रहने दिया, इसके बाद एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन में x के आगे स्टैंडर्ड इक्वेशन दी जाएगी, आपसे कहेगा बताइए a इंटरसेप्ट क्या है और b इंटरसेप्ट क्या है और x अपॉन a है। इसके बाद लास्ट किसके बराबर होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन वर्जन ऑफ x इक्वेशन। y इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन। हां भाई आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है, तो या तो इसको याद कर नॉर्मल फॉर्म, यस सर के बाद या फिर c अपॉन b है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, याद कर रहा है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है y, आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दी जाएगी, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड भेजना है और x कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, माइनस पॉजिटिव है तो y के कोफिशिएंट इसी से कांस्टेंट को राइट साइड क्या होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन 6। अब अगर इसको याद कर लो, फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या फिर इसको कर लो, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, इसको फॉर्मेट याद करना है। इसके बाद 150 फॉर्मेट यहां पे देखिए में बहुत सारे फॉर्मूले याद करोगे। c वाला टर्म जो कांस्टेंट वाला टर्म है सॉल्व करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड भेजना है। इक्वेशन ऑफ लाइन नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसी से कांस्टेंट को पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अब एक यूनिकनेस देखिएगा इस लाइन में, यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है, कह रहा है फाइंड अब tan की वैल्यू 1/√3 कितने किस पे मिलती है, 30 डिग्री पे, ठीक। लेकिन ये क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan π/6 बोलो या 30 डिग्री बोलो, एक ही बात, ठीक। अब tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालिए, क्योंकि ये जो एंगल लेते हैं हम लोग वो 0 से 180 के बीच में लेते हैं, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। tan नेगेटिव आ रहा है तो यानी हम ये एंगल को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, 2 मिनट, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो tan को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan 30, लिख के बताता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक। तो माइनस tan 30 को लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, tan 150 डिग्री। तो यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 150 डिग्री। ये जो कन्वर्जन था ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, ठीक। तो थीटा का वैल्यू निकालना था हमको, इंक्लिनेशन निकालना था, हमने इंक्लिनेशन निकाल ली, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है उसमें फिर से वही है, हमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, बस यही स्टेप्स आपको भी करने हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, x के नीचे कुछ आ रहा है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1/b है और राइट साइड में 1 आ रहा है। तो राइट साइड में जो 1 आ रहा है इसके लिए हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड भेजा, ठीक। ये क्या हो गया, ax प्लस by इक्वल्स टू माइनस c। अब राइट साइड में 1 आ रहा है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस c से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1 बन जाएगा। तो हमको माइनस c से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी माइनस c से डिवाइड किया, इसको भी माइनस c से डिवाइड किया, इसको भी माइनस c से डिवाइड किया। एज अ रिजल्ट ये क्या बच गया, ये बन गया x अपॉन माइनस c अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस c अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो a ऊपर लिखा था, इस a ऊपर वाले को हम नीचे भी ले जा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस c अपॉन a, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करेंगे तो a ऊपर ही चला जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो b ऊपर ही चला जाएगा। ऊपर क्यों नहीं लिखे रहने दिया,
क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में x के आगे 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, डिनोमिनेटर में कुछ कुछ दिया है। तो ये जो वैल्यू है -c/a, ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इंटरसेप्ट को, जो a रिप्रेजेंट करता था, ये वाला a। और ये -c/b ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट। तो आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एक दी जाएगी, आपसे कहेगा बताइए a इंटरसेप्ट क्या है और b y इंटरसेप्ट क्या है और x इंटरसेप्ट क्या है। तो x इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो या तो इसको याद कर लो या फिर इस तरीके से डिराइव कर लो। मेरे हिसाब से याद करना बेकार है, वैसे भी 150-200 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में है, बहुत सारे फॉर्मूले याद करोगे, याद कर करके परेशान हो जाओगे। सॉल्व करना है, इसको सीख लो। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड भेजना है। कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसी से कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, वहां से आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालो। कन्वर्जन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ लाइन ax plus by plus c equals to 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। यहाँ पे p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये ओमेगा क्या होता है, एंगल जो ये बनाता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो भी हमने किया था। ठीक, अब अगर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे समझिएगा। तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए c वाला टर्म जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो राइट साइड पे है, हम क्या करेंगे इस कांस्टेंट वाले टर्म को फिर से राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ax प्लस by इक्वल्स टू -c। ठीक, अब एक यूनिकनेस देखिएगा इस लाइन में। यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बोलो हाँ या ना भाई, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कभी नेगेटिव में डिस्टेंस ट्रेवल किए हो कि आज मैं -5 किलोमीटर चल के गया, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, ये p हमेशा पॉजिटिव है, एक यूनिकनेस इस लाइन की ये है। दूसरा यूनिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो x का कोफिशिएंट है cos स्क्वायर ओमेगा और जो y का कोफिशिएंट है sin ओमेगा, अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करें तो ये किसके बराबर आएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करें, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करें तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। बचपन में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेजा, फिर इस पूरी इक्वेशन को एक किसी नंबर, एक कोई भी नंबर, स्केलर कहते हैं उसे, एक कोई भी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन को अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा a के x प्लस b के y इज इक्वल टू माइनस केल्विन क्लीन। ठीक, ये आ जाएगा यहां से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से हमको पता है कि ये जो x का कोफिशिएंट है और ये जो y का कोफिशिएंट है, अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इनका स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां से k स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इसके स्क्वायर को ऐड करें और स्क्वायर किया और ऐड किया। अब यहां से अगर k स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। k की अगर वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, इस स्केलर क्वांटिटी के। क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन है √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म बोले तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जो मैंने वहां पे किया था वही यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका कांस्टेंट है इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल्स टू -2। ठीक, देख लो पहले फिर लिखना। अब दिक्कत क्या है, राइट साइड हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया। अगर पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -√3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। ठीक, इसको पॉजिटिव कर लिया सबसे पहली बात। उसके बाद हमने क्या बोला था कि जो x का कोफिशिएंट का स्क्वायर है और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, अगर इनको ऐड करें तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो -√3 का
होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से, या फिर ये जो होता था ये, हाँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको अगर फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -√3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? +1, ये कितना हो गया? 4 आ गया। ठीक, अब ये जो 4 आया है ये क्या आया है? अगर यहाँ से कंपेयर करो यहाँ से, तो ये a² प्लस b² की वैल्यू है। ठीक है, अगर इसको हम k की वैल्यू निकालें तो k किसके बराबर होता है? k बराबर होता है 1/√a² प्लस b²। तो यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें, यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√, इसका स्क्वायर यानी √4, यानी कितना आ गया? 1/2। भाई k किसके बराबर था? 1/√a² प्लस b²। a यहाँ पे क्या है? -√3, b यहाँ पे क्या है? -1। ठीक, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक, अब अगर k की वैल्यू 1/2 आ गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे k होता है, यहाँ पे भी k होता है, यहाँ पे भी k होता है, k से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -√3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल्स टू, फिर से 2 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ गया? 1। अब ये जो इक्वेशन है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई है, इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, ये -√3/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -√3/2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है cos ओमेगा, और ये जो -1/2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? sin ओमेगा। अब अगर हमको यहाँ से ओमेगा भी फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पे ओमेगा, साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। क्वाड्रेंट एक ऐसा बताओ जिसमें साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव। यानी ये जो ओमेगा आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 180 से 270 के बीच में आ रहा है। ठीक, अच्छा, कॉस की वैल्यू √3/2 कहां होती है? 30 डिग्री पे। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब -cos 30 डिग्री को हमको किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 180 में प्लस करोगे तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 प्लस 30 कितना हो गया? 210। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 210 डिग्री। ठीक, हमको क्या करना था? हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये ओमेगा पता होना चाहिए था और पी पता होना चाहिए था। पी हमको यहाँ पता चल गया, 1 के बराबर आ गया। ओमेगा हमने यहाँ से निकाल लिया, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या आ जाएगा? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी इसकी x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू जो मैंने अभी डेरिवेशन कराया, पर उस डेरिवेशन के बेसिस पे ही ये डेरिवेशन। क्या नहीं समझ में आया ऐशवी? आ गया? देख लो इसको, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर वो तुम करके दिखाओ। ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अंशुमन जब उसकी तैयारी कर रहा था कनाडा की, सबसे मुश्किल जो चैप्टर था उसमें वो यही वाला था, स्ट्रेट लाइंस, 12th में। तुम्हारे में 11th में। तो अगर कनाडा वनाडा जाने का कुछ प्रोग्राम है या भेजे जाओगे तो तुमको पढ़ना पड़ेगा इसे। बड़े पापा की तबीयत ठीक है अभी? ठीक है, डेंगू वेंगू हो गया था ना बीच में, अपने फॉर्म में आ गए?
फॉर्म में रहते हैं। के की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको क्या करना था, पूरी इक्वेशन में जहां जहां के आ रहा था, ये इक्वेशन थी ना, ए के एक्स बी के वाई, तो के की वैल्यू रख रहे थे, तो के की वैल्यू रख दी। के की वैल्यू क्या आ रही थी, 1/2। यहाँ पे के की वैल्यू क्या आई, 1/2। तो 1/2 एक्स के साथ रखा, वाई के साथ रखा और इसके साथ रखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करो और बताओ क्या आएगा। x माइनस रूट 3y -8 इक्वल्स टू 0, सॉरी +8 इक्वल्स टू 0। इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। कल तुम लोग की कौन कौन सी क्लासेस है, कितने बजे से? 6 से 7। ठीक है, फिजिक्स वाले सर ने बोला था कि जो क्लासेस है 6:15 से 7:15 होंगी। 15 मिनट लेट आएंगे वो, तो 15 मिनट लेट चलेगी क्लास, 6:15 से 7:15। ठीक है, और 7:15 के बाद से पेपर दोगे कि उससे पहले पेपर दोगे? कल सैटरडे बेटा। ऐशवी, अगर 7:15 से पेपर दोगे तो 7:15 से तुम लोग का पेपर चलेगा 9 बजे तक, क्योंकि 7:15 बजे वो छोड़ेंगे तो हो सकता है छूटे, हो सकता है 7:30 पे छोड़ें, तो 7:30 से 8:30 बजे तक चला जाएगा। 1 घंटे का पेपर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो पहले अगर आ जाओगे तो 5 से 6 में पेपर दे दो, 6:15 से अपना फिजिक्स का कर लेना। तो कल 5 बजे आ जाना, ठीक। और अगर नहीं आए तो घर से उठा ले आएंगे कल तुम लोग, ठीक है श्री, हम खुद ही आ जाएंगे तुम्हारे घर। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ लो, देख लो, कल पेपर जो है वो है उसी समय पे। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको क्या करना था, पूरी इक्वेशन में जहां जहां के आ रहा था, ये इक्वेशन थी ना, ए के एक्स बी के वाई, तो के की वैल्यू रख रहे थे, तो के की वैल्यू रख दी। के की वैल्यू क्या आ रही थी, 1/2। यहाँ पे के की वैल्यू क्या आई, 1/2। तो 1/2 एक्स के साथ रखा, वाई के साथ रखा, और -√3y -8 इक्वल्स टू 0, सॉरी +8 इक्वल्स टू 0। की अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग को स्ट्रेट लाइंस की हमने सारी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में आपसे बात कर लिया था। जो लास्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपका सर्कल्स में यूज होगा, पैराबोला में यूज होगा, और वहां पे काम करता है एलिप्स में। दिस इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक
पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमको निकालना है एक पर्टिकुलर लाइन से तो कैसे निकालेंगे। सो लेट्स से एक पॉइंट हमको दिया है ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1। एक लाइन दी है, लेट्स से दिस इज अ लाइन हुज इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जिसको हम अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। सो अगर ये एक पॉइंट ए है, ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट ए का अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दिस लाइन, तो डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो शॉर्टेस्ट की जब भी बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। सो जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। इस फॉर्मूले एक लाइन जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो जहां पे x है वहां पे ये x1 वाला कोऑर्डिनेट धर देते हैं, जहां पे y है वहां पे y1 वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के पॉइंट, एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए -2,3, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए whose coordinates are -2,3 फ्रॉम द लाइन, लाइन की इक्वेशन दी है 12x minus 5y equals to 2। ये इक्वेशन दी है लाइन की, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे समझते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखी है। किस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में। इस इक्वेशन को अगर आप देखिए तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखी है क्योंकि c राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, राइट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमको पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, वी कैन डायरेक्टली फाइंड द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 12x1, x1 का मतलब है ये वाला पॉइंट, -2 माइनस 5 y1 की मतलब है वैल्यू 3 माइनस 2 मॉड 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो किसके बराबर आ जाएगा, 12 माइनस 2 इज -24 माइनस 5 3 इज 15 माइनस 2, इसका मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल्स टू 13। अब देखो ये मॉड क्यों लगाया है, ये मॉड क्यों लगाया है, ये आपके मन में सवाल आ सकता है, पूछा नहीं आपने वो अलग बात है। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये मॉड लगाने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो हमेशा हमको पॉजिटिव ही मिले, अगर वो नेगेटिव भी आ रहा है तो भी वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 और 2 26 और 15 6 5 11 26 और 15 31। तो ये आ जाएगा 31/13। और क्योंकि हमने मॉड ओपन कर दिया तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव के बराबर आ गया, तो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, 31 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if P is the length of perpendicular, if P is the length of perpendicular from the origin to the line which makes intercept A comma B on axes, prove that prove that 1 upon P square is equals to 1 upon A square plus 1 upon B square। ये क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ P is the length of perpendicular from the origin
टू द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट ए कॉमा बी ऑन एक्सिस। ए कॉमा बी ऑन एक्सिस का मतलब क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है। सो लेट्स से ये एक लाइन है जो एक्सिस का मतलब होता है प्लूरल ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों को जब साथ लेते हैं उसको एक्सिस बोलते हैं। सो एक्स एक्सिस पे लेट्स से जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो ए के बराबर है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो बी के बराबर है। तो यहाँ पे कह रहा है ए कॉमा बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है ऑन दी एक्सिस। प्रूव कीजिए कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर p है, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, या दैट मींस यहां से ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर बन रहा है p उसकी लेंथ है, ठीक। इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। तो ये ओरिजिन से जो लाइन पे, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p के बराबर है। प्रूव दैट 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। ओके, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको ये वाला तो पॉइंट पता है कि जिस पॉइंट से हमको यहां तक का डिस्टेंस p के बराबर दिया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। हमको इस लाइन की इक्वेशन नहीं पता है, पर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन पता होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, राइट। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना लाइन की इक्वेशन का, वो कौन सा वाला है, वो ये वाला है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये वाला जो स्टैंडर्ड है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट वेयर इन ax by c ऑल आर एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू साइन, राइट। सो हम क्या करेंगे, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम x/a प्लस y/b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक। अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पता है और ये पॉइंट पता है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो भी हमने अभी पढ़ा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यहां से लगाएंगे तो डिस्टेंस d ऑफ अ पॉइंट 0,0, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू दिस परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है मॉड ऑफ a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे 1/a, ठीक है। सो 1/a x1 की जगह क्या डालेंगे 0, ठीक। सो 1/a इंटू 0 प्लस 1/b इंटू 0 माइनस 1, ये आ गया मॉड में, ठीक। डिवाइडेड बाय फॉर्मूला याद है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला उसी में रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था ax1 प्लस by1 प्लस c। तो a को एज इट इज रहने देते थे, x की जगह वो वाला x1 वाला पॉइंट रखते थे, y की जगह y1 वाला पॉइंट रखते थे। यहाँ पे x1 y1 दोनों की वैल्यू क्योंकि 0 के बराबर है तो इसलिए x की जगह 0 y की जगह 0 रखा अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट है 1/a, तो 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर, ये आ गया यहाँ से, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, ये जो डिस्टेंस दिया है ये किसके बराबर दिया है, ये डिस्टेंस दिया है p के बराबर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस d की जगह रख देंगे p, ठीक। तो इस d की जगह अगर हमने p रखा तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको अगर सॉल्व करें 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a², 1/a², 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर, ये है, ठीक। अब मॉड्यूलस से अगर -1 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब 1/a के होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a² प्लस 1/b², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, राइट। अब ये अंडर रूट को हटाने के लिए क्या किया जाए भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए, ठीक। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से मिल जाएगा p² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या हो गया 1/a² प्लस 1/b², ठीक। अब क्या करो, इस p² को इधर नीचे भेज दो और इस 1/a² प्लस 1/b² को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। तो अगर 1/a² प्लस 1/b² को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल्स टू p² को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/p²। देखो यही आ गया 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। तो जो हमको प्रूफ, साइन कैसे चेंज होगा बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, इधर जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये p² इधर डिवीजन में चला जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², जो हमको प्रूफ करना था। क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है if p is the length of perpendicular, if p is the
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, वैसे ही है जैसा भी किया है, फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन x upon a plus y upon b equals to 1 and a square p square b square are in AP, show that a की पावर 4 plus b की पावर 4 equals to 0. So ये क्वेश्चन है, कह रहा है p is the length of perpendicular from the origin on the line x by a plus y by b equals to 1 and a square p square b square are in AP, show that a की पावर 4 plus b की पावर 4 equals to 0. तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी लग रही है और इसमें एपी भी लग रहा है, तो इसमें दो दो चीजें एक साथ टेस्ट हो रही है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादातर आते हैं, जो आपके जेई में क्वेश्चंस आते हैं या आपके जो आगे चल के एक निमसैट का पेपर होता है, अगर लोगों को बीए एमसीए करना होता है उस वाले पेपर्स में ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे दो तीन टॉपिक्स मिले हों। तो कह रहा है इफ a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर आर इन एपी, शो दैट a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। वहां पे भी हमको एक इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, सो ये इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है। इसकी इक्वेशन दी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, और फिर उसके बाद इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये p के बराबर दिया हुआ। इस तरीके का सेम टू सेम वैसे ही वाला क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे बस ये एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर अगर एपी में है तो ये शो करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमको पता है क्योंकि हमको डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमारी जो ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ए बी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1। ठीक, बोर्ड थोड़ा सा लैग कर रहा है, उसको माफ कर दीजिएगा। इस ए बी को इधर ले आए तो ये हो जाएगा bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई लाइन की। अब ये इक्वेशन है कि ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डी किसके बराबर है, मॉड ऑफ बी x1। तो x1 की जगह क्या रखेंगे, x1 की जगह 0 रखेंगे, तो b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी टोटल अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, सो माइनस ए बी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस ए बी को जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये p के बराबर दिया हुआ है। सो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें यहाँ से, फिर से क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, एक इक्वेशन ये आ गई जहां पे हमने क्या किया, जहां पे हमने डिस्टेंस निकाल लिया और जो डिस्टेंस वाली सिचुएशन दी थी उस सिचुएशन से हमने एक इक्वेशन बना ली। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी जो सेकंड कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन जो दी है वो एपी की दी है। एपी याद है आप लोगों को, एपी याद होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तीन टर्म्स ए बी सी एपी में होते हैं तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी के बराबर होता है। नहीं याद है तो आपको ये पता है कि इनका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, तो यहाँ से आ जाता है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। अगर तीन टर्म्स एपी में होते हैं तो ऐसा होता है। अब अगर तीन टर्म्स एपी में हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक, तो ये जो p स्क्वायर की यहाँ पे जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो हमने फर्स्ट से निकाली थी वो यहाँ पे रख देते हैं, इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों एपी में है तो ये चीज ट्रू होगी। p स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ रखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू थी विच इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक,
इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2a² b² इज इक्वल टू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b²। 2a² b² से 2a² b² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल्स टू ये आ गया। तो यही हमको प्रूफ करना था, शो दैट a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल्स टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, सो एक पैरेलल लाइन लेट्स से ax1 प्लस by1 प्लस c, या इसको ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो लेट्स से हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं जिनकी इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालें? तो दो पैरेलल लाइंस है तो आपको पता है अगर दो पैरेलल लाइंस है तो दो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि दो पैरेलल लाइंस के किसी भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट्स पे सेम होगा। आप किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, यहां से डिस्टेंस लीजिए तो भी सेम है, यहां से लीजिए तो भी सेम है। तो लेट्स से अगर पॉइंट ए से लेंगे तो भी सेम है, बी से लेंगे तो भी सेम है, सी से, डी से, ई से, कहीं से भी लेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, ये डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। ठीक, तो इस चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं इन दोनों लाइंस की बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। कैसे कर सकते हैं? सो हम इस लाइन का या इस लाइन का किसी भी लाइन के किसी भी लाइन पे एक पॉइंट ढूंढ लें और फिर उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल ले दूसरी वाली लाइन से, हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्या बोला मैंने बोला कि हम इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट पता कर लें और उसका डिस्टेंस यहां से निकाल लें जो फॉर्मूला दिया था, या फिर इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट ढूंढ ले और फिर उसका डिस्टेंस निकाल लें इस लाइन से यूजिंग द पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे कर सकते हैं? सो इस लाइन पे एक पॉइंट लेने के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0। मतलब हमने एक पॉइंट इस लाइन पे चूज किया जिसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 0 बराबर। अगर x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है तो यहां से y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। कैसे? हम x की वैल्यू 0 यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये हो जाएगा a टाइम्स 0 प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा by इज इक्वल्स टू माइनस c1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस c1 अपॉन b। मतलब हमको वो वाला पॉइंट पता चल गया जो इस पर्टिकुलर लाइन पे ax प्लस by प्लस c1 पे लाई करता है। उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेट्स से उस पॉइंट को हम a बोले तो उस पॉइंट a का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर है, जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, माइनस c1 अपॉन b के बराबर। ठीक, तो अब हमको एक पॉइंट पता चल गया। सो लेट्स से ये वाला पॉइंट हमको पता चल गया। अब इस पॉइंट का इस वाली लाइन से डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला लिख लिया, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मॉड ऑफ, अब यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह ये वाला पॉइंट रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स y की वैल्यू क्या है, माइनस c1 बाय b, माइनस c1 बाय b प्लस c2 मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा d इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, b से b कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस c1 प्लस c2। ठीक है, मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस c1 प्लस c2, मॉड मत हटाओ ऐसे ही रखे रहने दो, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हमने ये लॉजिक लगा के इसको डिराइव करके ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं याद करना कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी लाइन दी है उसमें एक x की जगह 0 रख दो, y का कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, इन द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a 2,3, b 4, -1 and c -1, find the equation and length. Find the equation and
length of altitude from the vertex A, from vertex A, ये है क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 2,3 B 4,-1 C -1, 2 फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। एल्टीट्यूड का मतलब पता है क्या होता है? कौन सा डिस्टेंस? हाइट होती है एल्टीट्यूड। हाँ करेक्ट, हाइट होती है। और क्या कह सकते हैं उसको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर जो होता है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं, इसीलिए उसको हाइट भी कहते हैं। सकते हैं। सो इन द ट्राइंगल जिसमें वर्टेक्स ए दिया हुआ है, देखो हमको अगर एडी की इक्वेशन निकालनी है, तो एडी की इक्वेशन निकालने के लिए अगर हम एडी का स्लोप निकालने किसी तरीके से, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। कौन सा होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y - y1 = mx - x1। इस इक्वेशन से अगर हमको स्लोप पता चल जाए तो इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। अब स्लोप कैसे पता चल सकती है? तो स्लोप हमको एडी का नहीं पता चल सकता, हमको बीसी का स्लोप पता चल सकता है। बीसी का स्लोप कैसे पता चल सकता है? क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ बीसी किसके बराबर आ जाएगा? फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो लेट्स से इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, तो फॉर्मूला लग जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो कितना आ गया? 3/5, और वो भी नेगेटिव का। ठीक, सो -3/5 आ जाएगा स्लोप ऑफ बीसी। अब अगर बीसी का स्लोप हमको पता चल गया है एंड वी नो दैट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, if AD is perpendicular to BC, then of course the product of their slopes will be equal to -1। मैंने बताया था दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। सो यहां से स्लोप ऑफ एडी भी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ एडी विल बी इसी का रेसिप्रोकल विद अ नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 5/3। तो स्लोप ऑफ एडी किसके बराबर आ गया? स्लोप ऑफ एडी आ गया 5/3 के बराबर। ठीक, 5/3 आ गया स्लोप ऑफ एडी। अब एडी का स्लोप भी पता चल गया है, एडी का पॉइंट भी पता है, ये वाला इक्वेशन लगा देंगे हम लोग को, इक्वेशन ऑफ एडी मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ एडी किसके बराबर हो गया? y - y1। y1 किसके बराबर है? 3 = m, दैट इज 5/3, x - x1, so x - 2। 3 को इधर भेजा, 3y - 9 = 5x - 10। ये हो जाएगा 3y - 5x -9 + 10 हो जाएगा +1 = 0। सो ये आ गया क्या? दिस इज इक्वेशन ऑफ एडी। एडी की इक्वेशन पता चल गई। अभी हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन भी बताओ एडी का और लेंथ भी बताओ एडी का। अब एडी का लेंथ बता सकते हो? बता सकते हैं, कैसे बता सकते हो? बता सकते हो, कैसे बता सकते हैं सर? सर हमको ये वाला पॉइंट पता है, हम अगर बीसी की इक्वेशन निकाल लें तो हम पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ इक्वेशन इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा बस लंबा है। लंबा क्या है कि सबसे पहले हमको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी किसकी? बीसी की। और बीसी की इक्वेशन निकालने के लिए हमको ऑलरेडी 2 पॉइंट्स गिवन है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमको करना ये पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ तो अभी हमको इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा, हमको इक्वेशन ऑफ बीसी निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ बीसी फॉर्मूला क्या होता है? y - y1 = m x - x1। अब हम ये m ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बीसी का हमको स्लोप पता है। बीसी का स्लोप किसके बराबर है? -3/5 के बराबर है। ये हो जाएगा y - y1। अब y1 इसमें कोई भी पॉइंट ले लो। सो y1 हमने लेट्स से 1 को लिया था, तो हो जाएगा y + 1 = m। m की वैल्यू क्या है? -3/5 x - x1। x1 किसको लिया था? 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा 5y + 5 = -3x + 12। सो 5y + 3x 5 - 12 कितना हो जाएगा? -7 = 0। तो ये क्या आ गया? ये आ गया इक्वेशन ऑफ बीसी।
अब बीसी का इक्वेशन हमको पता चल गया, पॉइंट पता है, हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, y की जगह रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34। ठीक, सो ये किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, ये आ गया 5 3 15 प्लस 6 माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 34। So 6 minus 7 is minus 1, 15 minus 1 is 14. So 14 upon root 34. This is the distance of the altitude AD. ये AD का लेंथ आ गया, length of AD. So ये AD का length. The distance between the lines, दो लाइंस दिए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहली लाइन है 3x plus 4y equals to 9 and दूसरी लाइन है 6x plus 8y equals to 15। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल के बता दो, बस निकालेंगे भाई। किसी भी इक्वेशन में रख दो, दूसरे की वैल्यू निकालो। सो लेट्स से यहाँ पे y अगर इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, अगर y 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 के बराबर, इजीली पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग y इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, तो जो हमारा पॉइंट आ गया वो क्या आ गया 3,0। अब 3,0 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो इस लाइन से। अब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 6x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, मॉड ऑफ 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 0 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ जी भैया, हाँ जी, गुड इवनिंग, कौन, हाँ हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ, कल आ जाओ, कल आ जाओ आप कितने बजे आ जाओगे आप, अच्छा